नमस्कार, स्वागत है आपका डीडी न्यूज पर। मैं हूं रेशमा आपके साथ। आइए नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात के जरिए साझा करेंगे अपने विचार। मन की बात की ये 127वीं कड़ी। मलेशिया में 47वां आसियान शिखर सम्मेलन आज से होगा शुरू। प्रधानमंत्री मोदी वर्चुअली होंगे शामिल। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन का 2 दिवसीय सशस्त्र दौरा आज से। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति पैट्रिक हार्मेनी के शपथ ग्रहण समारोह में होंगे शामिल। बिहार में सभी दलों का प्रचार जारी। भाकपा माले आज जारी करेगी घोषणा पत्र। जेडीयू का बागियों पर बड़ा एक्शन। 4 पूर्व विधायकों सहित 11 नेताओं को पार्टी से बाहर निकाला। आईसीसी महिला विश्व कप में भारत का बांग्लादेश से अंतिम लीग मुकाबला आज। भारत पहले ही सेमीफाइनल में बना चुका है जगह। और आइए अब समाचारों पर डालते हैं विस्तार से नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 127वीं कड़ी होगी। ये कार्यक्रम पूरे आकाशवाणी और दूरदर्शन नेटवर्क पर प्रसारित किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण डीडी न्यूज, आकाशवाणी समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी किया जाएगा। प्रसार भारती हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद क्षेत्रीय भाषाओं में भी कार्यक्रम का प्रसारण करेगा। मलेशिया की राजधानी कोलालंपुर में आज से 47वां आसियान शिखर सम्मेलन शुरू हो रहा है। शिखर सम्मेलन के अलावा समावेशिता और स्थिरता विषय पर अन्य शिखर सम्मेलन का भी आयोजन हो रहा है। 47वें आसियान शिखर सम्मेलन के उद्घाटन समारोह में सभी आसियान नेता शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आसियान शिखर सम्मेलन में वर्चुअली शामिल होंगे। आसियान के उद्घाटन समारोह के दौरान तिमोर लेस्ते के आसियान में प्रवेश संबंधी घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए जाएंगे, जो 11वें आसियान सदस्य देश के रूप में इसके औपचारिक प्रवेश का प्रतीक होगा। इन शिखर सम्मेलनों में आसियान शिखर सम्मेलन, आसियान और 7 संवाद भागीदारों अर्थात ऑस्ट्रेलिया, चीन, भारत, जापान, कोरिया, गणराज्य रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच आसियान +1 शिखर सम्मेलन शामिल है। इसमें आसियान +3 शिखर सम्मेलन, पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन, आसियान संयुक्त राष्ट्र शिखर सम्मेलन और संवाद संबंधों के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आसियान न्यूजीलैंड स्मारक शिखर सम्मेलन भी शामिल है। पूर्ण सत्र के दौरान आसियान नेता आसियान समुदाय निर्माण और आसियान के बाहरी संबंधों से संबंधित मुद्दों पर अपनी चर्चा केंद्रित करेंगे। नेता क्षेत्रीय एकीकरण को गहरा करने, आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने और आसियान संपर्क बढ़ाने के उपायों पर विचार विमर्श करेंगे। भारत में मलेशिया के उच्चायुक्त दातो मुजफ्फर शाह मुस्तफा ने कहा कि भारत और आसियान देशों के बीच होने वाली बैठकों से अपनी सहयोग और संवाद के नए अवसर खुलेंगे। उन्होंने कहा कि इन बैठकों में आसियान भारत संबंधों की अब तक की प्रगति की समीक्षा के साथ साथ भविष्य की दिशा पर भी विचार होगा। मलेशियाई उच्चायुक्त ने भारत को क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण साझेदार बताते हुए कहा कि आसियान और भारत की साझेदारी और अधिक मजबूत होगी। There are a lot of opportunities for ASEAN and also India to interact during these meetings. And then, of course, for the ASEAN-India summit, there will be review of the ASEAN-India dialogue relations and also the future direction of ASEAN-India relations. Now, for Malaysia, India is a very important regional player. So, I mean, no doubt that we need to support each other.
सेशल्स सरकार के आमंत्रण पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज से 2 दिन के दौरे पर हैं। इस दौरान सेशल्स के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हार्मिनी के शपथ ग्रहण समारोह में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करेंगे। अपने दौरे के दौरान उपराष्ट्रपति डॉक्टर हार्मिनी को भारत की ओर से हार्दिक बधाई देंगे और भारत एवं सेशल्स के बीच घनिष्ठ, दीर्घकालिक और विश्वासपूर्ण संबंधों को दोहराएंगे। सेशल्स भारत की विजन महासागर नीति और ग्लोबल साउथ के प्रति भारत की प्रतिबद्धता का एक महत्वपूर्ण भागीदार है। ये यात्रा दोनों देशों के बीच साझेदारी को और मजबूत एवं विस्तारित करने के लिए भारत की गहरी प्रतिबद्धता को दर्शाती है। और अब बात बिहार विधानसभा चुनाव की। बिहार में चुनाव प्रचार जोरों पर है। सभी राजनीतिक दलों के नेताओं ने प्रचार में अपनी ताकत झोंक रखी है। एनडीए के दलों भाजपा, जेडीयू, लोक जनशक्ति, रामविलास, हिंदुस्तान अवामी मोर्चा और राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के नेता प्रचार अभियान में जुटे हैं। वहीं महागठबंधन के दल राजद, कांग्रेस, वीआईपी, भाकपा माले, भाकपा और माकपा भी चुनाव प्रचार कर रहे हैं। बिहार चुनाव के बीच जेडीयू ने बड़ा एक्शन लेते हुए पार्टी के 12 नेताओं को बाहर का रास्ता दिखा दिया है, जिसमें पूर्व मंत्री शैलेश कुमार समेत लगभग 1 दर्जन नेता शामिल हैं। इनमें पूर्व विधायक श्याम बहादुर सिंह और सुदर्शन कुमार के अलावा पूर्व विधान पार्षद संजय प्रसाद और रणविजय सिंह शामिल हैं। निर्दलीय रूप से चुनाव लड़ रहे अपने 11 बाकी नेताओं पर पार्टी ने कार्रवाई की है। जेडीयू की ओर से जारी पत्र में कहा गया है, इन नेताओं ने पार्टी की विचारधारा, अनुशासन और संगठनात्मक आचरण के खिलाफ जाकर कार्य किया है। निकाले जाने वाले नेताओं में आसमा परवीन, लव कुमार, आशा सुमन, दिव्यांशु भारद्वाज और विवेक शुक्ला के नाम भी शामिल हैं। इनमें कई की नाराजगी टिकट नहीं मिलने को लेकर है। कई निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव मैदान में हैं। बिहार में जेडीयू 101 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जिसमें पहले चरण में 57 और दूसरे चरण में 44 सीटों पर दांव लगा रही है। 2020 में जेडीयू 115 सीटों पर लड़कर 43 सीटें जीती थी। बिहार चुनाव में मतदान से पहले विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी को बड़ा झटका लगा है। बिहार वीआईपी के प्रदेश उपाध्यक्ष रंजीत साहनी पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ भाजपा में शामिल हो गए। रंजीत साहनी के साथ मुजफ्फरपुर के जिला अध्यक्ष महावीर सहनी भी आज वीआईपी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ भाजपा में शामिल हो गए। इसके अलावा कुंवर वाहिनी अध्यक्ष और राजद नेता जितेंद्र स्वामी, प्रखंड प्रमुख मनोज सिंह, सिवान व्यवसायी संघ के अध्यक्ष रजनीकांत जायसवाल सहित कई गणमान्य लोगों ने भी भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। इन सभी लोगों को भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने भाजपा की सदस्यता दिलाई और पार्टी में स्वागत किया। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माले आज बिहार चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र निकालेगी। पार्टी संकल्प पत्र के नाम से अपना घोषणा पत्र जारी करेगी। सूत्रों के मुताबिक भाकपा माले का ये संकल्प पत्र महागठबंधन के घोषणा पत्र को लागू करने की गारंटी के रूप में काम करेगा। महागठबंधन में कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल, राजद, विकासशील इंसान पार्टी, भाकपा माले, भाकपा और माकपा शामिल हैं। ये विपक्षी गठबंधन 28 अक्टूबर को बिहार के लिए अपना संयुक्त घोषणा पत्र जारी करेगा। इस मौके पर भोजपुर क्षेत्र में आज अपने दिवंगत दलित नेता राम नरेश राम की 15वीं पुण्यतिथि पर संकल्प यात्रा भी निकालेगी। राम नरेश राम 1995 से 2010 तक बिहार विधानसभा के सदस्य रहे और भाकपा माले के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। आज उनकी 15वीं पुण्यतिथि है। और आइए इसी खबर पर हम चलते हैं अपने संवाददाता धीरज कुमार के पास, जो इस वक्त बेगूसराय पटना में मौजूद हैं। धीरज, आपके पास आना चाहेंगे। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि बिहार में सभी राजनीतिक दल अपने अपने प्रचार में जुटे हुए हैं और अगर भाकपा माले की बात करें तो आज अपना घोषणा पत्र भी भाकपा माले जारी करेगी। इसके अलावा क्या कुछ खास होने वाला है आज बिहार में? देखिए, बिल्कुल बिहार चुनाव की जो सरगर्मी है वो तेज हो चुकी है, क्योंकि जो राजनीतिक दल हैं उनके स्टार जो प्रचारक हैं वो मैदान में उतरे हुए हैं। हमने बेगूसराय में प्रधानमंत्री की रैली को देखा, फिर
लगातार 3 जनसभाएं कल हमने अमित शाह की देखी और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, एनडीए की तरफ से प्रचार अभियान को गति दी गई है, उससे जरूर लगता है कि इस बार के चुनाव में जो घमासान है वो घमासान पूरी तरीके से होने वाला है। और जहां तक आपने जो विपक्षी जो महागठबंधन के उम्मीदवारों की बात की है, तो महागठबंधन की तरफ से भी जो तेजस्वी यादव की जो रैली है वो कल हमें कई जगह देखने को मिला है। तो दोनों तरफ से दोनों दल जो हैं वो चुनावी दंगल में एक तरीके से उतरे हुए हैं और कोई दल किसी से पीछे हटने को तैयार नहीं है। महागठबंधन की बात अगर हम करें तो खींचतान जो उनका जो सीटों का जो बंटवारा था, बस सीटों के बंटवारे को लेकर जो घमासान था वो घमासान चल ही रहा था। और इस बीच एक खबर आई है कि जो उनके जो कई उम्मीदवार हैं उनका नामांकन रद्द हुआ है, क्योंकि कल जो नामांकन वापसी की जो आखिरी तारीख थी, उस आखिरी तारीख में मधुबनी से जो वीआईपी के जो एक उम्मीदवार हैं गुलाबो देवी, उन्होंने अपना नामांकन वापस लिया है। तो उनके नामांकन वापस लेने की चर्चा से भी जो एक तरीके से कह सकते हैं कि जो सियासी हलचल तेज हुई है। कल हमने गृह मंत्री अमित शाह को भी खगड़िया में देखा और जिस तरीके से उन्होंने महागठबंधन पर हमला किया, जिस तरीके से उन्होंने लोगों को जंगल राज की याद दिलाई और उन्होंने साफ तौर पे कहा कि अगर महागठबंधन की सरकार बनती है तो बिहार में जंगल राज आना तय है, लेकिन अगर आप हमारी सरकार बनाएंगे तो हमारी सरकार में जिस तरीके से हमने जंगल राज को से मुक्ति दिलाकर बिहार को सुशासन की तरफ लाया और सुशासन से समृद्ध बिहार का जो संकल्प है उस संकल्प को लेकर हम चल रहे हैं। दूसरी तरफ उन्होंने घुसपैठियों की भी बात कही कि एक तरफ कांग्रेस के नेता हैं जो कि घुसपैठिए के जो मददगार हैं या कहें कि घुसपैठियों के वोटों के दम पर वो चुनाव लड़ना चाहते हैं, चुनाव जीतना चाहते हैं, लेकिन हम इसके लिए प्रतिबद्ध हैं कि अगर आप हमारी सरकार बनाते हैं बिहार में तो हम एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर बाहर निकालेंगे। उन्होंने लालू प्रसाद यादव के समय में हुए घोटाले की भी याद दिलाई कि किस तरीके से बिहार घोटालों से युक्त था, चाहे मुख्यमंत्री का पद संभाले हुए लालू प्रसाद यादव हों या केंद्र में मंत्री के रूप में भी हमने उनको देखा कि केंद्र में जबकि वो मंत्री थे तो उस समय भी उनके घोटाले सामने आए और उन घोटालों में सीधे तौर पर उनकी जो संलिप्तता वो पाई गई। तो एक जो बड़ी जो बात उन्होंने कही, बड़ा जो हमला किया, उस हमले के पीछे उन्होंने साफ तौर पे कहा कि आपने देखा होगा कि बिहार में फिरौती, बिहार में अपहरण, बिहार में क्या कहते हैं बदमाशी, रंगदारी, इस तरीके की चीज़ें हमने बिहार में देखी है और यही वजह है कि बिहार विकसित बिहार नहीं हो पाया, बाकी राज्यों की तुलना में बिहार पीछे रह गया। लेकिन हमें जबकि मौका मिला 2005 के बाद से, जबकि नीतीश कुमार को मौका मिला, एनडीए के गठबंधन को मौका मिला, तो उसके बाद किस तरीके से बिहार की लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बदली है, किस तरीके से बिहार को विकास के पैमाने पर लाया गया है। और अब ये बात हो रही है कि कैसे समृद्ध बिहार बने, कैसे औद्योगिक बिहार बने, कैसे एक तरीके से ऐसा बिहार बने जहां बहु बेटियों का जो सम्मान हो, उनकी जो इज्जत हो, और किस तरीके से यहाँ की सरकार ने चाहे जीविका दीदी के ही जरिए जो महिला सशक्तिकरण की बात की जा रही है तो महिलाओं को सशक्त करने की कोशिश की है। तो एक साफ तौर पर उनका कहना था कि अगर हमारे हाथ में बिहार आता है तो उसे बिहार को अभी तक हमने पटरी पर लाने की कोशिश की है और अगले 5 साल की अगर हम बात होगी तो अगले 5 साल में बिहार को एक विकसित बिहार बनाने के दिशा में हम काम करेंगे। एआई हब लाया जाएगा। तो एक तरीके से जो बिहार के जो विकास का जो खाका है वो एनडीए के नेताओं के द्वारा, चाहे प्रधानमंत्री की ही जनसभा में उन्होंने जो बातें कही है, प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर यह याद दिलाया है कि कैसे जो जंगल राज के बिहार से एक सुशासन वाली बिहार की जो स्थिति है उस स्थिति में हम कैसे आए हैं और इसको कैसे आगे बढ़ाना है, इसको बिल्कुल कैसे लगातार विकास की बात हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल, और प्रधानमंत्री ने खुद ये बात कही है कि लगातार विकास को आगे लेकर जाना है। फिलहाल धीरज, हमारे साथ कुमार आलोक भी जुड़ चुके हैं। कुमार, आपके पास आते हैं। जब हम बात करते हैं विकासशील इंसान पार्टी की तो उसके जो कार्यकर्ता हैं कुमार, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि वो बीजेपी में शामिल हो गए, यानी कहीं ना कहीं जो महागठबंधन है उसमें भी जो कंफ्यूजन है और जो उनकी अपनी एक सोच सामने आ रही है, उनके अपने कार्यकर्ता पार्टी छोड़ रहे हैं।
देखिए, वीआईपी पार्टी की अगर हम बात करें तो उनका जो इतिहास रहा है, कभी वो एनडीए में रहे हैं, कभी वो महागठबंधन में रहे हैं, और कल भी उनके बड़े नेता जो थे वो ये बीजेपी में शामिल हुए। इसके अलावा आरजेडी की जो नेत्री थी प्रतिमा पासवान, वो भी स्टार प्रचारक थी, वो भी शामिल हुई हैं बीजेपी में। बिल्कुल। तो ये तो बातें हैं, लेकिन दो चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा कि दो चीजें जो हुई है बिहार के इस चुनाव में। वो पहला ये है कि अभी तक ये हो रहा था कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का चेहरा बताया महागठबंधन ने। उसके बाद ये चर्चा शुरू हो गई कि कांग्रेस ने कहना शुरू किया कि एनडीए अपना चेहरा बताए या एनडीए अपना मुख्यमंत्री का चेहरा बताए। तो कल केशव प्रसाद मौर्य ने, जो यूपी के डिप्टी सीएम है, उन्होंने एक अखबार को इंटरव्यू में साफ साफ बताया कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री का चेहरा है या मुख्यमंत्री का कैंडिडेट है बिहार में बीजेपी के लिए। तो ये एक बहुत बड़ी खबर है। अगर हम राजनीतिक लिहाज से कहें तो केशव प्रसाद मौर्य ने साफ स्पष्ट कर दिया कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री का चेहरा है एनडीए के लिए। दूसरी जो खबर है बिहार में जो तैर रही है वो है कि मुख्यमंत्री का चेहरा तेजस्वी को बनाया गया महागठबंधन में, और डिप्टी सीएम बनाया गया मुकेश सहनी को, यानी डिप्टी सीएम का चेहरा बनाया गया मुकेश सहनी को। उसके बाद 18% की जो आबादी है, खासकर मुस्लिम आबादी, जो अल्पसंख्यक की आबादी है, वहां पर ये चर्चा आम हो गई कि 18% की आबादी को, जो हमेशा से आरजेडी और कांग्रेस को वोट देती आई यहाँ पर, यानी 18% में आप समझिए कि 16% या 17% या 15% आरजेडी और कांग्रेस को वोट देती आई है या उनका समर्थन करती आई है। तो वहां यही बहस छिड़ गई कि 2.3% या 2.5% मुकेश सहनी की जाति की आबादी है और उनको डिप्टी सीएम घोषित कर दिया गया महागठबंधन के द्वारा। तो ये 18% की आबादी, उसको एकदम पीछे छोड़ दिया गया महागठबंधन के द्वारा। तो ये चीज नीतीश कुमार ने भी कल अपने एक्स पर एक पोस्ट लिखा था कि किस तरीके से मुस्लिमों को, यानी अल्पसंख्यक आबादी को जेडीयू और बीजेपी की एनडीए की सरकार ने 2005 से लेकर अब तक जो कल्याण के कार्य किए हैं उनके लिए प्रतिनिधित्व दिया है। और आरजेडी एंड कांग्रेस ने जिस तरीके से उनकी उपेक्षा की है, तो ये एक बहस बिहार में चल रही है कि क्या 18% मुसलमान दरी बिछाने के लिए है महागठबंधन में। बिल्कुल। वहीं अगर हम जब बात करते हैं राहुल गांधी की, जो बड़े बड़े दावे करते हैं, वहीं देखा ये जा रहा है कि अभी तक बिहार में उन्होंने कोई प्रचार नहीं किया है, अभी तक वो नजर ही नहीं आ रहे हैं, एक बड़ा चेहरा होने के बावजूद भी। देखिए, राहुल गांधी साउथ अमेरिकन कंट्री में वो घूमने गए थे, या अपना दौरा उनका था। लेकिन ऐसा कहा जा रहा है, जहां हमने कांग्रेस के पदाधिकारियों से बात की तो उन्होंने कहा कि छठ तक, जो छठ पर्व है, जो महान पर्व है बिहार के लोगों के लिए, कि छठ पर्व तक लोग बिजी रहेंगे, और छठ पर्व के बाद यानी 28 के बाद वो राहुल गांधी यहाँ पर बिहार में विजिट करेंगे जी। और इसके अलावा कांग्रेस के और जो बड़े नेता है, वो छठ पर्व के बाद ही उनका महागठबंधन के जो और नेता है, बड़े नेता है, वो बिहार में चुनावी प्रचार करेंगे। बिल्कुल। और धीरज, आपके पास आना चाहेंगे, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि भाकपा माले आज अपना घोषणा पत्र जारी करने वाली है, तो क्या आपके पास कोई खबर है कि इसमें किस तरह के मुद्दे हो सकते हैं? देखिए, अगर हम महागठबंधन की बात करें तो महागठबंधन में भाकपा माले जो है, वो भाकपा माले की चाहे उम्मीदवारी को लेकर हो, चाहे चुनावी दंगल में सक्रियता को लेकर हो, महागठबंधन में सबसे अधिक सक्रियता भाकपा माले की है। और भाकपा माले जो पिछली चुनाव में भी, अगर उसके स्ट्राइक रेट की अगर हम बात करें तो पिछली चुनाव में भी उनका स्ट्राइक रेट महागठबंधन के सभी दलों से, सभी पार्टियों से उनका स्ट्राइक रेट बेहतर था। तो जरूर, और उन्होंने 19 सीटें और उन बेहतर स्थिति में 19 सीटों पे वो चुनाव लड़ते हुए भी 10-12 सीटें उन्होंने जीती थी। तो जरूर भाकपा माले के दिमाग में ये स्थिति है कि इस बार जो उनका प्रदर्शन जो है वो प्रदर्शन बेहतर हो, और इस प्रदर्शन को और भी ज़्यादा मजबूत बनाने के लिए वो जरूर चाहेंगे कि अपने घोषणा पत्र में बड़े बड़े वायदे करें और उन वायदों के साथ चुनाव प्रचार में पहुंचे, और ताकि अधिक से अधिक मतदाताओं को अपनी तरफ खींचा जाए। लेकिन एक चुनौती महागठबंधन के साथ एक चुनौती यही रही है कि महागठबंधन के नेता या तो अभी तक जो बड़े उनके स्टार प्रचारक हैं, चाहे कांग्रेस के ही बड़े स्टार प्रचारक हैं, वो अभी तक चुनावी मैदान में उतर नहीं पाए हैं। उनको छठ पर्व के बीत जाने का इंतजार है। लेकिन जो एनडीए के जो लोग हैं, एनडीए के जो स्टार प्रचारक हैं, एनडीए के स्टार प्रचारकों की एंट्री बिहार में हो चुकी है और एनडीए के स्टार प्रचारक एक तरीके से बिहार में हम कह सकते हैं कि एक एक विधानसभा सीट तक
या एक ही कह सकते हैं कि आखिरी पायदान के जनता तक पहुंचने की उनकी जो एक मुहिम है, उस मुहिम में वो अभी तक वो कामयाब होते दिखाई दिए हैं। लेकिन गठबंधन के साथ चुनौती यह है कि गठबंधन में भी केवल तेजस्वी यादव ही चुनावी सभा को कर पा रहे हैं। कांग्रेस के जो बड़े स्टार प्रचारक हैं उनका भी अभी आना बाकी है। हालांकि भाकपा माले की तरफ से जो दीपांकर भट्टाचार्य जो हैं, जो उनके बड़े नेता हैं, उन्होंने जो आरा के क्षेत्र में या पटना के क्षेत्र में उन्होंने कुछ जनसभाएं जरूर की है। तो भाकपा माले, ये स्पष्ट है कि महागठबंधन की तरफ से जो भाकपा माले की जो सक्रियता है, या कहें कि भाकपा माले जो ने जिस तरीके से पिछले चुनाव को भी बिहार में जिस हिसाब से उनको सीटें मिली थी उसके आधार से उनका परसेंटेज बेहतर रहा था, तो उनकी सक्रियता जरूर जो बिहार विधानसभा में बाकी महागठबंधन के दलों से अधिक है। बिल्कुल, बहुत ठीक। धीरज, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, और कुमार आलोक, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। और बुलेटिन में यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद, बेमिसाल बेमिसाल MDH कश्मीरी, MDH कश्मीरी। MDH। ये क्या है? असली नोट? ब्रो, ये फटा है। सुन, कते फटे पुराने नोट को बैंक ब्रांच में एक्सचेंज कर सकते हैं। वाह, नया नोट मिलेगा? हाँ, जिससे तू हमें पिज्जा पार्टी देगा। RBI कहता है, स्मार्ट बनो, कूल रहो। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आइए आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने भारत के सेमीकंडक्टर कार्यक्रम सेमीकॉन 2.0 के अगले चरण पर काम शुरू कर दिया है। इसकी रूपरेखा को अंतिम रूप देने के लिए विभिन्न संबंधित मंत्रालयों के साथ आंतरिक चर्चा जारी है। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्वनी वैष्णव ने इसकी जानकारी दी। नई दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने बताया कि भारत मोबाइल विनिर्माण उद्योग में आत्मनिर्भर बनने की राह पर तेजी से अग्रसर है। भारत अगले 2 वर्षों में मोबाइल फोन के पुर्जों का पूर्ण घरेलू उत्पादन शुरू कर देगा। अश्वनी वैष्णव ने बताया कि भारत एडवांस चिपसेट विकसित कर रहा है जो CCTV समेत विभिन्न उच्च तकनीकी उपकरणों को चलाने में सक्षम होंगे। सरकार सर्वर सहित उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग के लिए ऊर्जा कुशल माइक्रो प्रोसेसर विकसित करने के लिए 200 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करेगी। उन्होंने ये भी बताया कि अब तक 12 लाख से अधिक केंद्र सरकार के कर्मचारी जोहो के स्वदेशी डिजिटल सूट से जुड़ चुके हैं। साथ ही वीडियो और ऑनलाइन कंटेंट की प्रामाणिकता की पुष्टि के लिए तथ्यों की जांच के लिए एक चैट बॉट भी विकसित किया जा रहा है, जिससे फर्जी कंटेंट के प्रसार पर रोक लगेगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने एम्स के 50वें दीक्षांत समारोह में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कोविड-19 महामारी के दौरान भारत की उल्लेखनीय उपलब्धियों पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि दो स्वदेशी टीके विकसित किए गए। केंद्रीय मंत्री ने दुनिया के सबसे बड़े और सबसे तेज टीकाकरण कार्यक्रम के संचालन के प्रयासों की सराहना की। JP नड्डा ने कहा कि एम्स ने खुद को AI संचालित डायग्नोस्टिक्स और रोबोटिक सर्जरी प्रशिक्षण के के रूप में स्थापित किया है। The dynamic leadership of Prime Minister Modi, we have got in total 23 All Indians of Medical Sciences. So, if you see in past 11 years, a long leap has taken as far as medical education is concerned. And I can also assure you, 20 are operational, 3 are under process. Very soon, within a year and a half, all 23 will be operational. और भारत की अमूल्य और सदियों पुरानी पांडुलिपि विरासत को संरक्षित करने की दिशा में केंद्र सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। ज्ञान भारतम मिशन के तहत शनिवार को राजधानी नई दिल्ली में एक ऐतिहासिक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समारोह की अध्यक्षता केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने की। यह हस्ताक्षर समारोह केंद्र सरकार की एक व्यापक राष्ट्रीय पहल ज्ञान भारतम मिशन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था।
इस अवसर पर संस्कृति मंत्रालय ने देश भर के लगभग 17 प्रमुख शैक्षणिक और शोध संस्थानों के साथ औपचारिक साझेदारी की घोषणा की। समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले प्रमुख संस्थानों में एशियाटिक सोसाइटी कोलकाता, कश्मीर विश्वविद्यालय और चेन्नई स्थित सरकारी ओरिएंटल पांडुलिपि पुस्तकालय के प्रतिनिधि शामिल थे। इन समझौतों के माध्यम से ये संस्थान अब पांडुलिपि संरक्षण के राष्ट्रीय प्रयास में आधिकारिक भागीदार बन गए हैं। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत ने कहा कि ज्ञान भारतम मिशन न केवल इतिहास को बचाएगा बल्कि हमारी प्राचीन ज्ञान परंपराओं को आधुनिक अनुसंधान से जोड़ेगा। मिशन जो है ये विरासत और भविष्य के बीच में सेतु का काम करेगा। भविष्य का भारत विकसित भारत होगा, तकनीकी के रूप से जो है समृद्ध भारत होगा, आर्थिक दृष्टि से संपन्न भारत होगा, सामरिक दृष्टि से सशक्त भारत होगा। लेकिन भारत अपनी गरिमा को प्राप्त करके प्रणम्य भारत जो बनेगा उसमें बहुत बड़ा योगदान हमारी सांस्कृतिक ताकत का होगा और उसको बहुत बड़ी भूमिका हमारे इस मैन्युस्क्रिप्ट मिशन की होगी। वहीं संस्कृति सचिव विवेक अग्रवाल ने कहा कि हमारा प्रयास है कि जिन संस्थानों के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए हैं उन्हें वित्तीय सहायता के साथ साथ तकनीकी मदद भी मंत्रालय मुहैया कराएगा ताकि ये कार्य जल्द से जल्द पूरा किया जा सके। हमने डिजिटाइजेशन की एक बड़ी एजेंसी को एंगेज किया है। आपकी संस्थाओं में हम पूरा जो इक्विपमेंट है वो अवेलेबल कराएंगे। आपको फंडिंग का अरेंजमेंट हमने किया है और साथ में ही जो आपका हैंड होल्डिंग है, जो विभिन्न एक्सपर्ट्स हैं उनका मार्गदर्शन है, कैपेसिटी बिल्डिंग है, फिर आगे चल के रिसर्च होना है, ट्रांसलेशन होना है, पब्लिकेशन होना है, वो सारे कार्यक्रम हम साइमल्टेनियसली करने का प्रयास करेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना दबाव कल सुबह चक्रवात में बदल सकता है। मौसम विभाग के अनुसार चक्रवात मोन्था मंगलवार शाम या रात को आंध्र प्रदेश के तटीय इलाके काकीनाडा के पास एक भीषण चक्रवाती तूफान के रूप में दस्तक देगा। इस गंभीर तूफान से आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में भारी से बहुत भारी बारिश होने की उम्मीद है। शुरुआती अनुमानों से पता चलता है कि चेन्नई सहित उत्तरी तमिलनाडु पर इसका बड़ा असर नहीं पड़ेगा। तमिलनाडु में अगले 24 घंटों के दौरान उत्तरी जिलों में भारी बारिश होने की आशंका है। आईएमडी ने कल अंदरूनी तमिलनाडु में भारी से बहुत भारी बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 24 घंटों के दौरान तिरुवल्लुर, चेन्नई, रानीपेट, कांचीपुरम, चेंगलपट्टू, चेन्नई और विल्लुपुरम जिलों में भारी बारिश होने की आशंका जताई गई है। मछुआरों को इस महीने की 29 तारीख तक समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। जैसे कि आपको पता है 27 से 29 तक बात्या का संभावना है, इसलिए हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं। जैसे कि सरकार से हमको निर्देश मिला है, हमारा हायर अथॉरिटी से जो निर्देश हमको मिला है, हम लोग अपना जितना सब ओबीएम और पावर बोट है, उसके साथ पावर कटर है और जो पोर्टेबल लाइट है अंधेरे में काम करने के लिए, रात को अंधेरे में, ये सब हम प्रिपेयर करके रखे हुए हैं। हम लोग पूरी तरह से प्रस्तुत हैं। जहाँ तक कि हमारा पुरी का सवाल है, हम लोग पुरी जिला में 12 फायर स्टेशन है, हम पूरी तरह से तैयार हैं इसके लिए। कैबिनेट सचिव डॉक्टर टीवी सोमनाथन ने कल बंगाल की खाड़ी में आने वाले चक्रवात की तैयारियों की समीक्षा के लिए राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति की बैठक की अध्यक्षता की। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी के मुख्य सचिवों और उड़ीसा के अतिरिक्त मुख्य सचिव ने समिति को चक्रवाती तूफान के संभावित मार्ग में आने वाले लोगों की सुरक्षा के लिए किए जा रहे तैयारियों से संबंधित उपायों से अवगत कराया। इन राज्यों की केंद्रीय एजेंसियों और सरकारों की ओर से तैयारी संबंधी उपायों की समीक्षा करते हुए कैबिनेट सचिव ने जोर देकर कहा कि सरकार का उद्देश्य संपत्ति और बुनियादी ढांचे को होने वाले नुकसान को कम से कम करना है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के साथ साथ सेना, नौसेना, वायुसेना और भारतीय तटरक्षक बल की बचाव और राहत टीमों को तैयार रखा गया है। और राजस्थान का शहर उदयपुर इन दिनों सैलानियों से गुलजार है। दीपावली के बाद झीलों में रौनक लौटे आई है। शहर के प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों पर बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं। पेश है ये रिपोर्ट। दीपावली के बाद झीलों की नगरी उदयपुर एक बार फिर सैलानियों से गुलजार हो उठी।
फतेह सागर की पाल पर गूंजती हंसी, पिछोला झील में सुनहरी रोशनी संग तैरती नावें और राजस्थानी व्यंजनों की खुशबू से भरी गलियां, हर कोना रोशनी और उत्साह से जगमगा रहा है। गुजरात और महाराष्ट्र सहित अन्य राज्यों से आए पर्यटक झीलों में लबालब भरे पानी को देख मंत्रमुग्ध हैं। शहर के प्रसिद्ध धार्मिक और पर्यटन स्थलों पर पूरे दिन सैलानियों की भीड़ देखी जा रही है। उदयपुर आके वाकई में हमको बहुत अच्छा फील हो रहा है। इधर की जो गुलाबी ठंडी है उसका हमको एहसास हो रहा है। इधर का अलग अलग प्लेसेस जैसे कि जल मंदिर हो गया, बराबर लेक सिटी हो गया। उदयपुर वाकई में जितना हमने रील्स में वो सब में देखा था उससे काफ़ी सुंदर, काफ़ी बढ़िया, काफ़ी अच्छा हमको फील हो रहा है अभी। तो पहली बार उदयपुर घूमने आए, लेकिन अच्छा है, हम एडवेंचर है, सब ऐसा व्यू अच्छा है। और ख़ास तो यहाँ जो हम खाने के लिए आए तो 3 बार आए, क्योंकि अगर हमें नहीं मालूम है तो हम यहाँ आ जाते हैं, क्योंकि कुछ भी ऑर्डर देते हैं तो सब अच्छा आता है। उदयपुर बहुत अच्छा सिटी है पहले से, पर दूसरी बार आए तो अलग ही एक्सपीरियंस है। यहाँ बहुत सारा क्राउड है और बहुत सारी पब्लिक है, तो मज़ा आ रहा है घूमने का भी। और यहाँ का स्पेशली फूड, कचौरी, समोसा, वो बहुत ही पसंद है। और हम यहाँ पर बैठे हैं, यहाँ का फूड भी बहुत अच्छा है। चौपाटी है उदयपुर की, उसका फूड भी बहुत अच्छा है। उदयपुर के स्थानीय व्यापारियों और होटल व्यवसायियों ने कहा है कि इस बार दीपावली के बाद शहर में पर्यटकों की जबरदस्त भीड़ ने व्यावसायिक माहौल को नई ऊर्जा दे दी है। हर साल से इतनी भीड़ है कि पैर रखने की जगह नहीं है टूरिस्ट को, और इससे कि रोजगार भी बढ़ा है लोगों का। और हमें यही है कि उम्मीद होती है कि ऐसी कि गुजरात में नहीं कि छुट्टियों पड़े और छुट्टियों में टूरिस्ट यहाँ पे आए। उदयपुर में लेक सिटी, वेडिंग सिटी और कॉन्फ्रेंस सिटी के प्रति पर्यटकों का क्रेज लगातार बढ़ रहा है। पर्यटन विभाग के अनुसार इस बार उदयपुर में रिकॉर्ड संख्या में पर्यटक आने का अनुमान है। ये जो भीड़ है ये इस तरह से इंगित करती है कि उदयपुर हर किसी को भा रहा है, लोग खींचे चले आ रहे हैं। ना सिर्फ यहाँ उदयपुर की खूबसूरती को, बल्कि यहाँ के खान पीन को भी काफ़ी पसंद किया जा रहा है। सुनील शर्मा, डीडी न्यूज़, उदयपुर। और सोहन सिंह सेवान्यास द्वारा नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में पर्यावरण संकट और समाधान विषय पर एक व्याख्यान आयोजित किया गया। सोहन सिंह को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ने उन्हें एक दूरदर्शी और निस्वार्थ समाजसेवी बताया, जिन्होंने अपना जीवन राष्ट्र की सेवा में समर्पित कर दिया। उन्होंने कहा कि सोहन सिंह ने न केवल सामाजिक परिवर्तन के लिए काम किया, बल्कि उनका ये भी मानना था कि सच्चा परिवर्तन व्यक्तिगत स्तर से शुरू होता है। इस मौके पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के उत्तर क्षेत्र सेवा प्रमुख कृष्ण कुमार विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहे, जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पर्यावरण गतिविधि संयोजक गोपाल आर्य ने की। और माननीय सोहन सिंह जी जैसे महान कर्मयोगी, जिन्होंने अपनी जीवन को सरलता से, सादगी से, कठोर अनुशासन से जिया, जिन्होंने पूरा संपूर्ण जीवन मानवता की सेवा, व्यक्ति निर्माण से समाज निर्माण और समाज जीवन के अंदर जिन महापुरुषों से लोगों को जीवनी मिल सके, प्रेरणा मिल सके, उनके बारे में भी उन्होंने समय समय पर कई ऐसे महत्वपूर्ण कार्य किए जो आज भी हमारे लिए सब प्रेरणा के स्रोत हैं। दिल्ली में सोनिया विहार यमुना घाट पर जल संगम से जन संगम एकता के उत्सव का दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने शुभारंभ किया। इसमें दिल्ली के सरकारी विद्यालयों के विद्यार्थियों और शिक्षकों सहित 150 उत्साही स्वयं सेवकों ने पवित्र यमुना जल एकत्र किया। ये एकत्रित यमुना जल देश भर की 25 महत्वपूर्ण नदियों में प्रभावित किया जाएगा। इसके पश्चात उन नदियों से लाया गया पवित्र जल दिल्ली वापस लाया जाएगा, जिससे 31 अक्टूबर को पटेल चौक स्थित सरदार पटेल की प्रतिमा पर जल अभिषेक किया जाएगा। दिल्ली में जल संगम से जन संगम के एकता उत्सव का जायजा लेते हुए शिक्षा मंत्री और बच्चों से खास बातचीत की हमारे संवाददाता गिरीश निशाना ने। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में राष्ट्रव्यापी अभियान सरदार @150 के अंतर्गत दिल्ली में सोनिया विहार स्थित यमुना घाट पर जल संगम से जन संगम तक एकता के उत्सव का शुभारंभ किया गया। यमुना के किनारे कार्यक्रम आयोजित किया गया। दिल्ली के शिक्षा मंत्री ने खुद आरती की यमुना जी की। सर क्या कहेंगे आज?
देखिए, सरदार @150 ये एक ऐसा कार्यक्रम है जो सरदार पटेल जी की 150वीं जयंती के अवसर पर पूरे देश में मनाया जा रहा है, जिसको दिल्ली के शिक्षा विभाग ने एक अद्भुत तरीके से मनाने का, युवा मामलों के मंत्रालय ने एक अद्भुत तरीके से मनाने का निर्णय किया है। हमने 150वीं जयंती पर 150 युवा देश की 25 राज्यों में जाएंगे। वहाँ की नदियों के पावन जल में यहाँ से यमुना जी के पावन जल को प्रवाहित करके वहाँ के पावन जल को लेकर आना और उससे सरदार पटेल जी की प्रतिमा का जलाभिषेक करके एक भारत आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को दिल्ली में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में स्थापित किया जाएगा। और उसके अगले दिन 8 राज्यों का स्थापना दिवस है, दिल्ली का भी स्थापना दिवस है। आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना में दिल्ली में अपने आत्मनिर्भर होकर अपने अपने स्थान पर बहुत अच्छा कारोबार स्थापित करने वाले युवाओं को हमने वहां आमंत्रित किया है, जिनके वहां फूड स्टॉल लगाए जाएंगे और एक भारत आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना के साथ एक भारत श्रेष्ठ भारत को प्रदर्शित करते हुए उन राज्यों के कल्चरल शोज के साथ साथ वहां पर और बड़े बड़े कल्चरल कार्यक्रम किए जाएंगे। 25 विद्यार्थियों ने 25 कलश यमुना नदी से भरे। बात करते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा, हमें वल्लभ भाई पटेल जी के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिला। एक तरीके से हम यूनिटी दिखा रहे हैं कि हम 25 स्टेट में जाएंगे, अलग अलग वहाँ से जल लेके सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का अभिषेक करेंगे। उससे एक हम यूनिटी दिखा रहे देश का। ये बहुत अच्छा है और हमारे भारत देश को बहुत बढ़ावा देता है कि हमारा भारत देश बहुत आगे बढ़ेगा। ये हमारी रिलीजियस चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट शो कर रहा है ये जो इवेंट है। ये बहुत अच्छी चीज़ है कि ये हमारे देश को बढ़ावा देने के लिए। बच्चे काफ़ी उत्साहित हैं। उत्साहित इसलिए हैं क्योंकि इन्हें 25 राज्यों में नदियों का जल भरने का मौका मिलेगा और उन सबको इकट्ठा कर कर सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति पर जलाभिषेक किया जाएगा। कैमरामैन शुभम भारद्वाज के साथ गिरीश निशाना, DD न्यूज, दिल्ली। और आइए अब बात करते हैं छठ महापर्व की। सनातन धर्म में छठ महापर्व की महत्वपूर्ण भूमिका है क्योंकि ये सूर्य देव और छठी मैया की पूजा का पर्व है। इस महापर्व में व्रती भक्ति, कृतज्ञता, स्वास्थ्य, समृद्धि और पर्यावरण के प्रति सम्मान को दर्शाता है। ये पर्व संयम, शुद्धता और आत्मनियंत्रण का भी संदेश देता है। जहां पूरी दुनिया उदय होते सूर्य को प्रणाम करती है, वहीं ये पर्व अस्त होते सूर्य को भी प्रणाम करने का संदेश देता है। इसी के साथ इस पर्व में प्रकृति के संरक्षण का भी महत्वपूर्ण संदेश छुपा हुआ है। छठ महापर्व का आज दूसरा दिन है, जिसे खरना भी कहा जाता है। आज व्रती भगवान सूर्य की उपासना के बाद महाप्रसाद ग्रहण करेंगे। सनातन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण पर्वों में से एक है छठ पूजा, जो भगवान सूर्य देव और उनकी बहन छठी मैया को समर्पित है। यह व्रत हिंदू धर्म के सभी पर्वों में से सबसे कठिन व्रतों में से एक माना जाता है। 4 दिनों तक चलने वाले इस व्रत की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसमें व्रती महिलाएं पूरे 36 घंटे तक निर्जला उपवास रखती हैं। छठ पर्व का आज दूसरा दिन है। आज खरना है। खरना के दिन व्रती पूरे दिन निर्जला उपवास रखती हैं। शाम को मिट्टी के चूल्हे पर आम की लकड़ी से खाना बनाकर पूजा की जाती है। गुड़ की खीर, जिसे रसियाव भी कहते हैं, और घी से बनी रोटी का प्रसाद तैयार किया जाता है। सूर्य देव की पूजा अर्चना के बाद यह महाप्रसाद सबसे पहले खुद व्रती ग्रहण करती हैं, उसके बाद परिवार और आसपास में बांटा जाता है। हम पूरा साल इंतज़ार करते हैं, इसका एक हमारा एक इमोशन जुड़ा हुआ है, हमारी फीलिंग्स जुड़ी है, हमारा कल्चर सब कुछ। छठ एक नेचर को किया हुआ पूजा है। हम नेचर को धन्यवाद देते हैं जो भी वो हमें देते हैं। हम सूर्य की पूजा करते हैं, हम जल की पूजा करते हैं, हम प्रकृति की ही पूजा करते हैं। हम प्रकृति को धन्यवाद देते हैं और बदले में हम उनसे मांगते हैं कि प्रकृति हम सबके जीवन में खुशहाली दे,
बूढ़े बच्चे जवान सभी कर लेते हैं, इसमें सबका सहयोग रहता है, तो इमोशन ही तो है। ये कहेंगे कि हम ये हमारी ज़िंदगी का उतार चढ़ाव दोनों है। आप इसे रिलेट कर सकते हैं कि आप यदि आप नीचे हो रहे हैं तो डरिए मत, उत्साह के साथ ऊपर उठिए। उगता सूर्य का तो सब पूजा करते हैं, हम लोग डूबते सूर्य का भी पूजा करते हैं। तो और नेचर जैसे कि सूर्य ही हमें सब कुछ देते हैं, और गंगा जी, ये बहुत मान्यता रखता है हम लोगों को। आस्था, विश्वास और श्रद्धा का यह महापर्व लोक संस्कृति और प्रकृति से भी गहनता से जुड़ा हुआ है। भगवान सूर्य को अर्घ्य देने और पूजा अर्चना से जहां रोग कष्ट मिट जाते हैं और निसंतान को संतान का सुख प्राप्त होता है, वहीं सूर्य की आराधना इस बात का प्रतीक भी है कि कृषि और जीवन दोनों सौर ऊर्जा पर निर्भर हैं। साथ ही स्वच्छ जल स्रोतों का उपयोग यह दर्शाता है कि स्वच्छ जल और पर्यावरण संरक्षण हमारी कृषि परंपरा का मूल हिस्सा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। छठ पर्व को लेकर यात्रियों की सुविधा के लिए पटना के दानापुर रेलवे स्टेशन पर भारतीय रेलवे की ओर से खास इंतजाम किए गए हैं। स्टेशन परिसर में छठ गीतों की गूंज माहौल को भक्तिमय बना रही है। वहीं यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए कई होल्डिंग एरिया बनाए गए हैं, जहां सैकड़ों यात्री अपनी ट्रेन का आराम से इंतजार करते हैं। सुरक्षा और प्रकाश व्यवस्था को भी दुरुस्त किया गया है। रेलवे सुरक्षा बल और जीआरपी की टीम लगातार निगरानी में जुटी है, ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो। बहुत आउट एरिया से यहाँ आई हूँ तो ट्रैफिक की वजह से 5 आवर पहले आ गई, लेकिन ये टेंट बन के मेरे को बहुत अच्छा लगा, क्योंकि अंदर जगह नहीं था, मेरा बच्चा था, मेरे हस्बैंड, इतना सारा लगेज, तो ये फैन और ये टेंट की वजह से हम लोग आराम से यहाँ बैठे हैं, कोई भी टेंशन नहीं है। थैंक यू, बहुत बहुत अच्छा आप लोगों ने अरेंज किया है। छठ के अवसर पर पूर्व मध्य रेलवे के महाप्रबंधक छत्रसाल सिंह ने पटना जंक्शन का निरीक्षण किया। उन्होंने रेलवे की व्यवस्थाओं पर संतोष व्यक्त किया। उन्होंने बताया कि छठ पूजा के अवसर पर भारतीय रेल ने यात्रियों के लिए कई सुविधाएं मुहैया कराई गई हैं। छठ के अवसर पर बिहार के कटिहार में रेलवे स्टेशन पर खास इंतजाम किए गए हैं। टेंट लगाकर विश्राम और इंतजार करने के लिए अच्छी व्यवस्था की गई है, जिसे लेकर रेल यात्रियों ने अपनी खुशी का इजहार किया। यहाँ देखने के लिए बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। स्टेशन पे भीड़ हो जाती है, तो जब स्टेशन पे भीड़ हो जाती है, ये लगने की वजह से यहाँ सारी व्यवस्था है, पानी है, रहने का, सोने का, फैन वैन लगा है, तो स्टेशन की भीड़ के बजाय लोग यहाँ पे आके सो रहे हैं, बैठ रहे हैं, समय बिता रहे हैं अपना। संतोष यही है कि मतलब यहाँ पाने में हमको सुकून मिल रहा है, बैठने की हमको अच्छा व्यवस्था मिल रही है। उसके बाद जब आदमी का थकान चाहे कुछ हो तो आदमी को बहुत अच्छे से बैठ पा रहा है। जो दूर दराज से आ रहे हैं यहाँ ट्रेन पकड़ने के लिए, लोकल तो पैसेंजर यहाँ सब नहीं है कि यहाँ से कटिहार पकड़ना है, कोई पूर्णिया से आ रहा है, कोई मनिहारी से आ रहा है, बाहर जाना है। अगर इस तरह का जो सुविधा रेलवे के द्वारा दिया गया है, और यहाँ पे देख रहे हम तो आज आए हैं, पानी वगैरह का भी सुविधा है यहाँ पे, तो इसको बनने से बहुत अच्छा है अपने पैसेंजर को, यात्रीगण को। भारतीय रेलवे ने छठ पर्व के अवसर पर बिहार के अकबरनगर स्टेशन पर रेल यात्रियों एवं श्रद्धालुओं के स्वागत के लिए एक अनूठी पहल की है। रेलवे की तरफ से स्टेशन पर छठ पूजा के पारंपरिक गीतों को बड़ी टेलीविजन के माध्यम से बजाया जा रहा है, जिससे स्टेशन का वातावरण भक्तिमय प्रतीत हो रहा है। रेलवे का ये प्रयास यात्रियों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर सकता है। और यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए डीडी न्यूज।
नए ट्रैक्टर की बधाई। नए ट्रैक्टर की बधाई तो मिल गई, लेकिन असली बधाई रवि की फसल के लिए होगी। बधाई पे बधाई। नए जीएसटी से ट्रैक्टर हुए 40,000 रुपए तक सस्ते। नए जीएसटी से गांव-गांव में फैल रही खुशियों की रोशनी। भारत मना रहा है बचत उत्सव। बधाई हो बधाई। हर घर खुशहाली, जीएसटी बचत उत्सव वाली। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। और ब्रेक के बाद आइए बात करते हैं अब अंतर्राष्ट्रीय खबरों की। अमेरिका ने कनाडा पर 10% अतिरिक्त इंपोर्ट टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया है। इसके लागू होने के बाद कनाडा को कुल 45% टैरिफ भरना होगा। ट्रंप ने कनाडा के साथ सभी ट्रेड वार्ता को एक दिन पहले ही रोक दिया था। अब टैरिफ को और बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उनकी फिलहाल रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की कोई योजना नहीं है। दोहा में पत्रकारों से बातचीत में ट्रंप ने स्पष्ट किया कि जब तक रूस और यूक्रेन के बीच शांति समझौते की संभावना नहीं बनती, तब तक वे बैठक नहीं करेंगे। और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी मलेशिया की राजधानी कोलालमपुर पहुंचे हैं, जहां वे 47वें आसियान शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। बताया जा रहा है कि उनकी मुलाकात अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से हो सकती है। हालांकि अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। इस बीच कोलालमपुर में अमेरिका और चीन ने शीर्ष आर्थिक अधिकारियों के बीच हुई वार्ता को रचनात्मक बताया है। और अब बात खेल जगत की। आईसीसी महिला विश्व कप में आज भारतीय टीम अपना अंतिम ग्रुप मुकाबला बांग्लादेश के खिलाफ मुंबई में खेलेगी। टीम इंडिया ने पिछले मैच में न्यूजीलैंड को हराकर पहले ही सेमीफाइनल में स्थान बना लिया है। टीम इंडिया की कोशिश इस मैच को जीतकर ग्रुप स्टेज को खत्म करने की होगी। वहीं बांग्लादेश इस विश्व कप में सिर्फ एक मुकाबला जीत पाई है। आईसीसी महिला विश्व कप के सेमीफाइनल में स्थान बना चुकी भारतीय क्रिकेट टीम रविवार को जब बांग्लादेश के खिलाफ मैदान पर उतरेगी तो टीम का इरादा एक बड़ी जीत के साथ ग्रुप दौर का समापन करना होगा। हरमनप्रीत कौर की कप्तानी वाली टीम सेमीफाइनल में अपनी जगह बना चुकी है। ऐसे में इस बड़े मुकाबले से पहले टीम के पास खुद को और बेहतर तैयार करने का अच्छा मौका होगा। टीम इंडिया ने प्रतियोगिता की शानदार शुरुआत करते हुए पहले 2 मुकाबलों में शानदार जीत हासिल की थी। हालांकि अगले 3 मैच में भारतीय टीम को दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा। न्यूजीलैंड के खिलाफ भारतीय टीम ने बल्ले और गेंद दोनों से शानदार प्रदर्शन करते हुए बड़ी जीत हासिल कर सेमीफाइनल में अपना स्थान सुनिश्चित किया। टीम उसी प्रदर्शन को आगे के मुकाबले में भी जारी रखना चाहेगी। स्मृति मंधाना, प्रतिका रावल ने अब तक शानदार बल्लेबाजी करते हुए टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई है। मंधाना ने पिछले मैच में न्यूजीलैंड के खिलाफ शानदार शतकीय की पारी खेली थी। वहीं प्रतिका ने भी न्यूजीलैंड के खिलाफ 134 गेंदों का सामना किया था और 122 रन बनाए थे। इसके अलावा जेमेमी रॉड्रिक्स ने नाबाद अर्धशतकीय पारी खेलकर फॉर्म में वापसी के संकेत दे दिए हैं। वहीं दीप्ति शर्मा ने बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों में अपनी उपयोगिता साबित की है। उन्होंने पिछले 10 मैचों में 19 विकेट झटके हैं। गेंदबाजी में युवा क्रांति गौड़ लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं। वहीं रेणुका सिंह ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 2 अहम विकेट लेकर टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई। वहीं बात अगर बांग्लादेश की करें तो बांग्लादेश इस विश्व कप में सिर्फ एक मुकाबला जीत पाई है। बांग्लादेश की शर्मिन ने पिछले 10 मुकाबलों में 38.67 की औसत से 348 रन बनाए हैं। वहीं गेंदबाजी में राबिया ने पिछले 10 मुकाबलों में 13 विकेट चटकाए। बात अगर दोनों टीमों के बीच अब तक हुए मुकाबलों की करें तो दोनों टीमों ने अब तक कुल 8 वनडे मैच खेले हैं, जिसमें भारतीय टीम ने 6 मैच जीते हैं। वहीं बांग्लादेश ने सिर्फ 1 मैच अपने नाम किया है। इस बीच एक मैच टाई भी रहा है। दोनों टीमों के बीच आखिरी वनडे मुकाबला साल 2023 में खेला गया था। यह मुकाबला मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में होगा, जिसका विकेट सपाट माना जाता है। इस विकेट पर बल्लेबाजों के लिए रन बनाना काफी आसान रहा है। इस ट्रैक पर रनों की बारिश हो तो इसमें हैरानी नहीं होगी। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। और आइए इसी खबर पर हमारी संवाददाता सुचित्रा के पास चलते हैं। सुचित्रा, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि आईसीसी महिला विश्व कप के सेमीफाइनल में अपनी जगह बना चुकी है, और तो आज के मैच की अगर हम बात करें तो आज के मैच में कितना उत्साह आप देख रही हैं जीत के लिए?
जी बिल्कुल रेशमा, सेमीफाइनल में जगह बना चुकी है भारतीय टीम, लेकिन पिछला मैच भारतीय टीम ने जीता, लेकिन उससे पहले जो 3 हार का सिलसिला था उसे तोड़ा था भारतीय टीम ने। तो अब सेमीफाइनल में जाने से पहले भारतीय टीम की यही कोशिश रहेगी कि जीत की जो लय है उसे बरकरार रखे, क्योंकि आप किसी भी बड़े मुकाबले को खेलने के लिए जाते हैं तो जो आपका मोमेंटम होता है वो बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। तो जो जीत की लय हासिल की है भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड को हराने के बाद, अब यही कोशिश रहेगी कि बांग्लादेश के खिलाफ भी एक बड़ी जीत दर्ज करे, ताकि जब सेमीफाइनल खेलने उतरे भारतीय टीम तो बड़े हुए आत्मविश्वास के साथ वो सेमीफाइनल मुकाबला खेलने उतरे। और पिछले मुकाबले में हमने देखा था कि भारतीय टीम के जो सभी विभाग हैं, चाहे बल्लेबाजी हो, गेंदबाजी हो या फील्डिंग हो, सबने शानदार प्रदर्शन किया था। तो फिर सेमीफाइनल से पहले भी यही कोशिश रहेगी कि हर डिपार्टमेंट एक बार अपने आप को फिर से फाइन ट्यून कर ले और अपनी सभी जो भी कमियां हैं उन्हें पूरी तरह से कवर करके हम सेमीफाइनल में उतरे। रेशमा, बिल्कुल, अगर हम यहाँ स्मृति मंधाना की बात करें या प्रतिकार रावल की बात करें जिन्होंने शानदार बल्लेबाजी की थी, तो यकीनन ये कहा जा सकता है कि हम उम्मीद कर सकते हैं कि आज का मैच बेहद शानदार हो सकता है। आज बिल्कुल उसी मैदान पर ये मुकाबला खेला जाएगा। नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में ये मुकाबला खेला जाना है और ये जो मैदान है ये जाना जाता है हाई स्कोरिंग मैचेस के लिए। तो जिस तरह से पिछले मुकाबले में हमें 2 शानदार शतक और एक अर्धशतक देखने को मिला था भारतीय टीम की ओर से, तो एक बार फिर भारतीय टीम वही चाहेगी कि बड़े स्कोर्स जरूर खड़े करे और दर्शकों का भी हम कहें कि एंटरटेनमेंट होता है, क्योंकि भारतीय टीम के पास एक से एक बढ़कर बल्लेबाज हैं। तो दर्शक भी कहीं ना कहीं यही उम्मीद करते हैं जब वो टिकट खरीदकर मैच देखने के लिए आते हैं कि उन्हें एक हाई स्कोरिंग जो है मुकाबला देखने को मिले और चौके और छक्के मतलब कि जो शॉट्स हैं उनकी भी एक अच्छी आतिशबाजी देखने को मिले। तो यही उम्मीद करेंगे कि इसी मैदान पर भारतीय टीम जहां से पिछले मैच में छोड़ा था वहीं से कंटिन्यू करते हुए एक शानदार बल्लेबाजी का जो नमूना है वो सबके लिए प्रशंसकों के लिए बिल्कुल सुचित्रा, ऐसी हम उम्मीद कर सकते हैं। बिल्कुल, अगर हम वहीं बात करें बांग्लादेश की, तो विश्व कप में सिर्फ एक ही मुकाबला जीत पाई है। तो अगर आज की इस टीम की बात करेंगी आप, तो क्या कहेंगी? हाँ जी बिल्कुल, बांग्लादेश की जो टीम है, हम कहें कि इस विश्व कप में जो उनका पोटेंशियल है उसके खिलाफ वो उसके मुताबिक वो प्रदर्शन नहीं कर सकी है। तो बांग्लादेश की टीम भी कहीं ना कहीं ये चाहेगी कि इस प्रतियोगिता में, क्योंकि ये उनका अंतिम मैच है, तो जाते जाते वो जरूर एक बार दुनिया को दिखाए कि उनकी टीम में क्या काबिलियत है। जिस तरह से हम बात कर रहे थे कि भारतीय टीम में एक से एक अदद बल्लेबाज है, तो वहीं जो बांग्लादेश की टीम है वो अपनी गेंदबाजी के लिए जानी जाती है। तो आज के मुकाबले में हम कह सकते हैं कि भारत की बल्लेबाजी और बांग्लादेश की गेंदबाजी, उनके बीच हमें रोचक मुकाबला देखने को मिलेगा। और भारतीय टीम ने इस प्रतियोगिता में अभी तक पहले बल्लेबाजी ज्यादा की है, सिर्फ एक बार ही चेज किया है। तो मुझे लगता है कि बांग्लादेश अगर टॉस जीती है तो कहीं ना कहीं उनकी कोशिश रहेगी कि भारतीय टीम को वो चेज करने के लिए मजबूर करे। वहां पर उनके पास भी एक चांस रहेगा भारतीय टीम पर दबाव बनाने का। तो एक रोचक मुकाबला देखने को मिलेगा भारत की बल्लेबाजी और बांग्लादेश। बिल्कुल, तो उम्मीद कर सकते हैं कि आज दर्शक जो हैं वो एक रोचक मुकाबला देखेंगे। फिलहाल बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सिडनी में भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया को तीसरे वनडे में 9 विकेट से करारी शिकस्त दी है। शुरुआती 2 मैचों में हार का सामना करने वाली भारतीय टीम ने सिडनी में खेले गए मुकाबले में दमदार प्रदर्शन किया। 237 रन के लक्ष्य को भारतीय टीम ने रोहित शर्मा और विराट कोहली की शानदार बल्लेबाजी की मदद से 39वें ओवर में हासिल कर लिया। सिडनी में भारतीय क्रिकेट टीम जब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैदान पर उतरी तो टीम का इरादा जीत के साथ सीरीज का समापन करने का था। ट्रेविस हेड और मिचेल मार्श ने टीम को अच्छी शुरुआत दी और पहले विकेट के लिए 61 रन जोड़े। हेड को सिराज ने 29 रन पर आउट करके टीम को पहली सफलता दिलाई। वहीं मार्श को अक्षर पटेल ने 41 रन पर बोल्ड किया। मैथ्यू शॉट 30 रन बनाकर आउट हुए। ऑस्ट्रेलियाई टीम एक समय पर 3 विकेट पर 183 रन बना चुकी थी। हालांकि इसके बाद भारतीय गेंदबाजों का शानदार प्रदर्शन देखने को मिला। मेजबान टीम के आखिरी 7 बल्लेबाज 53 रन ही बना सके और पूरी टीम 46.4 ओवर में 236 रन पर ढेर हो गई। भारत की ओर से हर्षित राणा ने सबसे ज्यादा 4 विकेट लिए। वॉशिंगटन सुंदर ने 2 विकेट हासिल किए। ऑस्ट्रेलिया के लिए मैट ट्रेंशो ने सबसे ज्यादा 56 रन बनाए। 237 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम को अनुभवी रोहित शर्मा और कप्तान शुभमन गिल ने शानदार शुरुआत दी। रोहित ने आक्रामक अंदाज में खेलना शुरू किया। शुभमन गिल और रोहित शर्मा ने भारत को सदी शुरुआत देते हुए
69 रनों की साझेदारी की। इस पार्टनरशिप को जॉश हेजलवुड ने तोड़ा, जिन्होंने शुभमन गिल को चलता किया। गिल के आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने आए विराट कोहली के साथ मिलकर रोहित शर्मा ने रन बनाने का सिलसिला जारी रखा। दोनों बल्लेबाजों ने ऑस्ट्रेलिया गेंदबाजों को विकेट के लिए तरसा दिया। कोहली की अपेक्षा रोहित शर्मा ने आक्रामक रुख अपनाते हुए मैदान के चारों तरफ शानदार शॉट लगाए। दूसरे छोर पर विराट कोहली ने संभल कर खेलते हुए अर्धशतक लगाने में सफलता पाई। अपनी इस पारी के दौरान कोहली ने वनडे करियर में सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में कुमार संगकारा को पीछे छोड़ा। कोहली के आगे अब केवल सचिन तेंदुलकर हैं। वहीं रोहित ने शतक लगाने में सफलता पाई। दोनों बल्लेबाजों ने भारत को 38.4 ओवर में 9 विकेट से जीत दिला दी। विराट और कोहली ने नाबाद 168 रन की पारी खेली। रोहित ने 13 चौके और 3 छक्कों की मदद से 125 गेंदों पर नाबाद 121 रन बनाए। वहीं कोहली ने 7 चौकों की मदद से 81 बॉल पर 74 रन का योगदान दिया। रोहित शर्मा को प्लेयर ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द सीरीज का पुरस्कार मिला। ऑस्ट्रेलिया ने सीरीज 2-1 से अपने नाम की। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।